जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज बड़ा ही प्यारा सा दिन है। आज है बसंत पंचमी, 16 फरवरी। सुबह के बज गए हैं 7। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि सभी छात्रों को सद्बुद्धि दें, विद्या का ज्ञान दें और सभी छात्र जो है सफल बने। चलिए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज का पहला मुद्दा है, प्रश्न है, 15 दिन पहले लिखी गई थी हिंसा की पटकथा, उपद्रव था 70 लोगों की साजिश का अंजाम। दरअसल आप जानते हैं गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो है कुछ उपद्रवकारी तत्व पहुंच गए थे और भारतीय तिरंगे के पैरेलल जो है कुछ धार्मिक रंग का निशान जो है लगा दिए थे। किसान आंदोलन को लेकर के उस समय जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें कुछ उपद्रवी और आतंकी तत्व कह लीजिए कि उसमें शामिल हो गए थे, जो कम से कम एटलीस्ट जो है भारत विरोधी तो जरूर थे। अगर भारत विरोधी न होते तो वो तिरंगे के बगल कोई पैरेलल जो है झंडा खड़ा न करते। उसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में जो है ये पता चला है कि एटलीस्ट उस दिन 15 दिन पहले, उसके 15 दिन पहले जो है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यानी पटकथा लिखी गई थी। कैसे क्या करना है, कैसे जो है लाल किले तक पहुंचना है, कौन सा मैप होगा, कौन सा रूट होगा, कौन सा रास्ता होगा, कहाँ बैरिकेडिंग कमजोर है, कहाँ पुलिस वालों का ध्यान ज़्यादा है, उसके अतिरिक्त कौन सी जगह बच रही है जहाँ से हमको निकलना है। ये सारी प्लानिंग लगभग 15 दिन से पूरी तैयारी के साथ चल रही थी और इस उपद्रव में लगभग 70 लोगों का दिमाग लगा था। 70 से अधिक लोगों का दिमाग लग रहा था। परत दर परत जो है इसकी कड़ी जो है दिल्ली पुलिस खोल रही है। अब आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा ये बनता है, लाल किला की बात आती है तो एक प्रश्न बन जाता है, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री किस जगह ध्वजारोहण करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हैं। एक स्वतंत्रता दिवस जिसे हम मनाते हैं 15 अगस्त को हर साल, और दूसरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दोनों दिन जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह आयोजित होता है। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के चौक पर क्या कराते हैं? तिरंगा ध्वज जो है फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के दौरान सारा का सारा परेड कहाँ से होता है? राजपथ पर आयोजित होता है। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना। अब जरा सा हिंसा पर अगर आप पढ़ेंगे तो अगर ये हिंसक लोग जो है आखिर 26 जनवरी के दिन लाल किले तक ही क्यों पहुंचना चाहते थे, इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए कॉन्सेप्ट है, या कह लीजिए कि लाल किले का ही बड़ा महत्व है। जब से मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला बनवाया है, ठीक है ना, तब से यह जो रेजिडेंस रहा है, यह जो आवास रहा है, जो लाल किला रहा है, यह जो है राजाओं या कह लीजिए बादशाहों का आवास रहा है। ठीक है ना, बादशाहों का निवास रहा है। और यह माना जाता रहा है कि लाल किले पर यह प्रतीक है किसका, कि लाल किले पर जिसका कब्जा होगा वह पूरे भारत का क्या होगा, शासन करता होगा। तो प्रतीकात्मक रूप से इसका बड़ा ही महत्व है लाल किले पर। आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति में जो है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी लोग जो है चले गए थे कहाँ तक? लाल किले तक। और लाल किले पर जो है वहाँ कब्जा करके जो है उसी से जो है क्या कर दिए थे, भारत की स्वतंत्रता उन लोगों ने घोषित कर दी थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे उस समय, उनको जो है राजा या बादशाह घोषित करके वहीं से जो है भारत की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया था। कहने का मतलब प्रतीकात्मक रूप से लाल किला का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी वजह से दिल्ली हिंसा में, दिल्ली उपद्रव में उपद्रवकारियों ने लाल किलों को चुन करके पूरा वैश्विक माहौल खराब करने की कोशिश की भारत के संदर्भ में। ठीक है ना, भारत का माहौल जो है पूरे वैश्विक संदर्भ में उन लोगों ने खराब करने की साजिश रची। तो यहाँ आपके लिए एग्जाम पॉइंट के व्यू से 2-3 पॉइंट्स बनते हैं जिसे आपको रिमेंबर याद करना चाहिए। पहली बात तो लाल किले पर 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ठीक ना, 26 जनवरी के दिन नहीं, 26 जनवरी के दिन जो है राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। दूसरी बात यह है कि लाल किले का निर्माण जो है कराया था
शाहजहां ने सॉरी, किसने कराया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है। और यह जो है भारत के शासन का केंद्र बिंदु प्रतीकात्मक रूप से माना जाता रहा है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न और अगले न्यूज की तरफ। की आज की अगली न्यूज क्या है? यह है लाल किला, अपना तिरंगा झंडा जो है शान से फहर रहा है लाल किले पर, ठीक है ना। निर्माण शाहजहां ने कराया था। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है अपने भारत के पूर्वोत्तर से आई है, जिसमें एस जयशंकर ने कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से असम बनेगा विकसित और ऊर्जावान, ठीक है ना। यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बात है। पहली महत्वपूर्ण बात है तो एक व्यक्तित्व न्यूज में आए हैं, एस जयशंकर। जो जानते हैं उन्हें पता है कि एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री रहने से पहले वह भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, चीन में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं और विदेश विभाग में कार्य करने का उनके पास बहुत लंबा अनुभव रहा है। इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं और चूंकि असम में अगले ही साल या कह लीजिए इसी साल जो है 2021 में, इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो वहाँ जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी, असम के मुख्यमंत्री इधर उधर तमाम तरह के पॉलिटिकल लोग जो है असम का दौरा कर रहे हैं। तो एस जयशंकर का एक कार्यक्रम था, पॉलिटिकल था, जहां उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से असम बनेगा विकसित और ऊर्जावान, ठीक है ना। अब यहाँ 2 बातें हैं, एक तो असम की चर्चा है और दूसरी बात है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा उसको हम समझ लेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये भारत है, ठीक है ना। भारत का जो पूरा भूभाग है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, सिवाय पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है उसके साथ शेष भारत से कनेक्टिविटी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी जो है थोड़ी सी इसकी बाधित रहती है। उसका कारण क्या है कि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो मैं यहाँ से ड्रा कर दूँ तो आप पाएंगे कि ये जो है भारत का मैप है, ठीक ना। और इधर जो है कुछ इस तरीके से इस क्षेत्र से जो है वह क्या है, शेष भारत से जुड़ा हुआ है। कौन सा? पूर्वोत्तर भारत जो है इस तरीके से शेष जगह से भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये है आपका पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के साथ शेष भारत से कनेक्टिविटी को लेकर के दिक्कतें होती है, क्योंकि बीच में जो देश पड़ जाता है वो पड़ जाता है बांग्लादेश। कौन सा देश पड़ जाता है? बांग्लादेश पड़ जाता है। और बांग्लादेश चूंकि एक स्वतंत्र मुल्क है, स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए भाई यहाँ से आना जाना होगा तो आपको वीज़ा वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अपेक्षाकृत अगर हमें मान लीजिए कोलकाता से जो है जाना है आइजॉल, कहाँ जाना है? आइजॉल जाना है, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। तो अब सोचिए अगर आप सीधे बांग्लादेश होकर के जाते तो आप इतने ही रूट में कहाँ पहुँच जाते? आइजॉल पहुँच जाते। लेकिन चूंकि बीच में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए अगर आपको आइजॉल जाना है आप सबसे पहले जो है जाएंगे इधर, उसके बाद दार्जिलिंग होते हुए फिर असम होते हुए फिर किसी तरीके से इतना लंबा दूरी तय करके आप कहाँ पहुँचेंगे? आइजॉल पहुँचेंगे। यानी कनेक्टिविटी की वजह से ये पूरे पूर्वोत्तर का जो है विकास बाधित हो रहा था, ठीक है ना। पूरे पूर्वोत्तर का विकास बाधित हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकर्स ने एक पॉलिसी तैयार की उस समय लगभग 1991 के आसपास, और उसका नाम रखा गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम रखा गया? लुक ईस्ट पॉलिसी नाम रखा गया। क्या रखा गया नाम? लुक ईस्ट पॉलिसी उसका नाम रखा गया, ठीक है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी उसका नाम रखा गया। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब पूर्व की ओर देखो, थोड़ा सा पूरब की तरफ जो है अपने ध्यान दो। उस समय बात ये संदर्भ में आई कि अगर ये जो आइजोल है भारत से इतना दूर है, अगर इसको जो है कनेक्टिविटी कहीं म्यांमार के जरिए मिल जाए, म्यांमार से मिल जाए, या अपना सामान कुछ म्यांमार में भेज दे, अपना कुछ सामान जो है बांग्लादेश की जगह चला जाए, बांग्लादेश से इसका कनेक्शन हो जाए, तो इस पूरे क्षेत्र का जो है व्यापक विकास किया जा सकता है। तो पहला मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो चल रही थी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो चल रही थी उस समय, उसका प्रमुख जो मूल बिंदु था वह था कनेक्टिविटी, कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को
शेष अन्य देशों से जो है, पूर्व के देशों से बेहतर कनेक्ट करके जो है इसका क्या कराया जाए, विकास कराया जाए। जब एनडीए की सरकार 2014 में आई तो उसने जो है इस पर थोड़ा सा और बल दिया और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है बदल करके क्या हो गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में केवल कनेक्टिविटी ही मुद्दा नहीं रह गया, कनेक्टिविटी के अलावा बिजनेस, कल्चर और तरह के जो है मुद्दे जो है इसमें शामिल हो गए कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को, यहाँ छोड़िए मैं थोड़ा सा मैप आपको और जूम करके दिखाता हूँ, इसको अगर आप पॉइंट्स आप नोट करना न कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। पूरे पूर्वोत्तर भारत को जो है ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पूर्व के इतने देशों के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और भारत की क्या हो जाए, इन देशों तक इसके जरिए क्या हो जाए, पहुंच हो जाए। इससे भारत को 2-3 प्रकार का और लाभ मिलेगा। पहला लाभ तो मिलेगा कि पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का तेजी से डेवलपमेंट हो सकेगा, विकास हो सकेगा। दूसरी बात ये हो जाएगी, भारत के ऊपर जो चीन की कुदृष्टि है, अगर इन देशों से संबंध ठीक रहेंगे तो भारत इसको जो है काउंटर बैलेंस के रूप में, किसका, चाइना के काउंटर बैलेंस के रूप में इन देशों का उपयोग कर सकता है। ये जो पूर्व के देश हैं, मैंने एक दिन मैप में आपको पढ़ाया भी था कि पूर्व के देश म्यांमार वगैरह, जो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम है, इनके साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत का लगातार मधुर संबंध बनाने पर, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जो है जोर लगा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभी इस प्रश्न का सही जवाब आपको नहीं मिला, दरअसल प्रश्न जो है डिफरेंट टाइप का है, असम से ही संबंधित है लेकिन प्रश्न जो है डिफरेंट है। प्रश्न क्या है, भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला कौन सा है। ठीक है ना, नदी द्वीप जिला, नदी द्वीप का मतलब क्या हो गया, रिवर आइलैंड। ठीक है ना, दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर आप असम के बारे में जान रहे हैं तो कुछ ऐसी खास बातें जान लीजिए जो बहुत ही विशेष हो और आप अभी तक न जानते आए हो असम के बारे में। असम में एक जिला है माजुली। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही जवाब भी क्या है, माजुली द्वीप, यानी भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला कौन सा है, माजुली द्वीप है। तो माजुली की एक खास बात है, आप देखेंगे कि माजुली की खास बात ये है, ये जो माजुली आपको दिख रहा है, यह जो है दुनिया का एकमात्र रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको आइलैंड समझना होगा। जो बच्चे आइलैंड समझते हैं वो जानते हैं कि ऐसा कोई भी छोटा भूखंड, ऐसा कोई भी छोटा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। ठीक है ना, जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और यही भूखंड बड़ा हो तो महाद्वीप कहलाता है। ठीक ना, तो ज्यादातर जो द्वीप हैं, ज्यादातर क्या, संसार के लगभग सारे के सारे द्वीप कह लीजिए आप, वो सब जो है समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, कैसे घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। लेकिन माजुली एक ऐसा जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। ठीक है ना, किससे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। ये देख रहे होंगे कि जो असम राज्य है, ये असम राज्य है, यहाँ एक नदी आती है चीन से बहती हुई करके भारत में आती है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में आने पर यही कहीं जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब यहाँ आने पर थोड़ा सा इसको अगर जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि आप देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि असम आते आते जो है ये जो क्षेत्र है, ये दिख रहा है ना, ये जो क्षेत्र है, एक धारा जो है इसकी इधर बहने लगती है और दूसरी धारा ब्रह्मपुत्र की इधर बहने लगती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है चारों तरफ पानी से घिरा हो जाता है। ठीक है ना, तो चारों तरफ से पानी के घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और इस द्वीप का क्या नाम है, इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ऐसा द्वीप है जो किसी समुद्र से नहीं घिरा हुआ है चारों तरफ, वरन एक नदी के चारों तरफ घिरा हुआ है। और वह नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। असम सरकार ने माजुली को एक जिला भी बना करके रखा हुआ है, यानी यह असम का एक जिला भी है। ठीक,
तो पॉइंट जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो नदी के कारण बना हुआ है, समुद्र के कारण नहीं, तो वो जिला है माजुली। कहाँ है? असम में है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर कि अपना जो है प्रश्न क्या है। प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला कौन सा है? तो भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला है माजुली द्वीप। ठीक है ना। कौन सा है? माजुली द्वीप। सीएम यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। असम के सीएम की बात अगर आपसे की जाए, असम के वर्तमान सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है उनका? सर्बानंद सोनोवाल। अगर असम की ज्योग्राफी भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। असम की ज्योग्राफी में मुख्य रूप से अगर आप जाने असम के बारे में परीक्षा में बहुत ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है। खासकर एक बात पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे को लेकर के। ठीक है ना। एक सींग वाले गैंडे को लेकर के कम से कम परीक्षा में 50 सवाल पूछे गए हैं कि भारत का मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जहां सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न पूछ लेता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक। और क्या पूछ लेता है? दूसरा पूछ लेता है कि मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आप बताएंगे मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों जो है संयुक्त रूप से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन कौन? काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क मिलाकर क्या है? दोनों विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा क्यों मशहूर है? क्योंकि वहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है ना। वहां गोल्डन लंगूर वगैरह भी पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहिए कि असम में जो है फ्लोरा और फाना, जिसको कह लीजिए पशु पक्षी जीव जंतु और वहां का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, दोनों जो है बहुत ही समृद्ध है। ठीक है ना। दोनों ही बहुत समृद्ध है। चाय की बागानें होती हैं असम में। चाय की बागानों के लिए भी मशहूर होता है। कहा जाता है कि असम की चाय, तो चाय का उत्पादन भी असम में काफ़ी होता है। यह कह लीजिए कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में ही होता है। ठीक है ना। चलिए असम पर से न्यूज समाप्त करते हैं। देखते हैं अगली न्यूज हेडलाइन क्या है और अगला प्रश्न क्या है। न्यूज है अभिनेत्री कंगना रनौत से संबंधित है। अभिनेत्री कंगना रनौत प्रायः जो है चर्चा में बनी रहती है। वो अभी जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी की है। ठीक है ना। जंगल सफारी, जिसमें लोग सफारी का मतलब थोड़ा सा घूमना होता है, तो जंगल सफारी का मतलब जंगल में घूमना, और उन्होंने जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। तो प्रश्न बन जाता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस जगह है? तो भैया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नोट कर लीजिएगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा का नाम सतपुड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है ना। क्या है? सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला है। अगर आप भारत के भौगोलिक खंड पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत के मध्य में जो है 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं पैरेलल रूप से। एक को कहा जाता है विंध्य। क्या कहा जाता है? विंध्य। दूसरे को कहा जाता है सतपुड़ा। उसके बाद फिर क्या होता है? विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, फिर महादेव। ये सब पहाड़ियां जो है मध्य भारत में फैली हुई है। ठीक है ना। तो सतपुड़ा पहाड़ के कारण जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होने के अलावा जो है नेशनल पार्क भी है। ठीक है ना। नेशनल पार्क भी है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नजदीक है। विंध्य और सतपुड़ा से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। ठीक है ना। नर्मदा नदी भारत की पूरब से पश्चिम में बहने वाली नदी है, प्रमुख नदी है। पूरब से पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक अवस्थिति है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो जल जो है कहाँ जाता है? ऊंचाई से नीचाई वाले स्थान पर जाता है। तो यहाँ चूंकि यहाँ की स्थिति क्या है? ये बिल्कुल ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ऐसे जा करके धीरे धीरे करके अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगली न्यूज क्या है। ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। बहुत ही खूबसूरत टाइगर रिजर्व है। टाइगरों की अच्छी खासी आबादी जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी है।
ठीक है ना। और मध्य प्रदेश तो इसी बात के लिए मशहूर है, मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा जो है टाइगर्स पाए जाते हैं। लास्ट जो टाइगर सेंसस हुआ था, बाघों की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कई पार्क हैं और सबसे ज़्यादा जो है टाइगर पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला मुद्दा दरअसल बना हुआ है छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के मध्य में, दोनों के मध्य एक विवाद चल रहा है। इस समय भारत में कोरोना का टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है कह लीजिए कि जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, उसके अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो हो सकता है यह मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाए, पॉलिटिकल राइवलरी की तरह के कारण हो सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है कोवैक्सीन ना एक्सेप्ट कर रहा हो। छत्तीसगढ़ का मानना यह है कि कोवैक्सीन का 3rd ट्रायल का भी वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ जो है कोवैक्सीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ क्या करेगा? केवल कोविशील्ड ही एक्सेप्ट करेगा। टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ क्या करेगा? कोविशील्ड ही एक्सेप्ट करेगा, जिस वजह से जो है थोड़ा सा तनातनी बढ़ गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन है, भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिख करके बताया है कि कोवैक्सीन की मांग जो है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह वैक्सीन क्या है? बहुत सेफ है। खुद एम्स के कई डॉक्टरों ने इस वैक्सीन को लगवाया हुआ है और किसी में भी कोई गंभीर परिणाम या कह लीजिए गंभीर दुष्प्रभाव किसी पर उत्पन्न नहीं हुआ है। तो प्रश्न ये बनता है कि कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? एक आध बार मैंने शायद पहले भी आपको बताया, मैंने आपको बताया होगा कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। दरअसल ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट होने पर आपका रिवीजन हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आ जाए और आप भूल जाएं तो यह बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो ध्यान दे लीजिएगा, कोवैक्सीन का निर्माण ये जो दिख रहा है फिगर में, कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कर रही है, ठीक है ना। कौन सी कर रही है? भारत बायोटेक कर रही है। और नोट ये कर लीजिएगा कि इस वैक्सीन का पूरी रिसर्च, पूरा डेवलपमेंट पूरा का पूरा जो है भारत में ही हुआ है, यानी कह लीजिए कि यह संपूर्ण स्वदेशी दवा है, ठीक है ना, संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। कौन सी? कोवैक्सीन। निर्माण कौन कर रहा है? भारत बायोटेक कर रहा है। प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? भारत बायोटेक। लेकिन एक और नाम सबसे ऊपर जो चर्चा में बना हुआ है, वो नाम चर्चा में बना हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दरअसल इसलिए मशहूर हो रही है क्योंकि इस समय यह कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। किस वैक्सीन का? कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। और कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की एक कंपनी ने मिलकर के। इस वैक्सीन की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है कोविशील्ड की। भारत के टीकाकरण अभियान में भी 2 वैक्सीनें चल रही हैं, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण तो भी आपने जान लिया कि भारत बायोटेक ने किया है। यह जो है भारत में ही रिसर्च इसका हुआ है, भारत में ही डेवलप की गई है। कोविशील्ड जो है रिसर्च इसका जो है कह लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, लेकिन उसके उत्पादन का जो लाइसेंस मिला हुआ है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी मिला हुआ है, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कर रही है कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगली न्यूज समझते हैं क्या है। अगला जो हेडलाइन है वो है कृषि कानूनों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने बदले सुर, भारत जल्द भेजेगा कोरोना वैक्सीन। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, क्या नाम है उनका? जस्टिन ट्रूडो। वो जो है अभी जो हाल में भारत में कृषि प्रदर्शन चल रहा है, उस कृषि प्रदर्शन को जो है वह बहुत ज़्यादा समर्थन दे रहे थे। और भारत का मानना यह है कि भारत के मसले में किसी बाहरी देश को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को प्रदर्शन करने का मूलभूत मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यहाँ के लोग असहमति प्रकट कर सकते हैं, जो उनको समझ में आएगा वो करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी बाहरी देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान, भारत सरकार पूरा जो है इतना पर्याप्त है कि वह जो है अपने देश के लोगों की आवाज़ सुन सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा भारत और कनाडा के संबंध जो है अच्छे नहीं चल रहे थे कई दिनों से। एक और मानना यह है कि कनाडा में जो है
खालिस्तान के कुछ समर्थक तत्व जो है कनाडा में रहते हैं और उनका जो है वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस पर इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। वहाँ के जो लोकल राजनेता है उन पर प्रभाव है कनाडा में, किसका, खालिस्तानियों का। तो जिस वजह से वहाँ उस देश में खालिस्तानी समर्थन की जो है सरकारी स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा रहता है। मतलब कनाडा कह लीजिए कुछ न कुछ जो है खालिस्तान के कारण लेकर, खालिस्तान को लेकर के चर्चा में रहता है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है कुछ खालिस्तान समर्थक मानी जाती है, ठीक है ना। कनाडा में भारतीय मूल के काफ़ी सिख रहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि आपको देखेंगे कि फिल्मों वगैरह में भी देखेंगे, अगर सिखों पर केंद्रित फिल्म होगी तो आपको कनाडा जरूर दिखेगा। कनाडा में बहुत सिख रहते हैं, ठीक है ना। अब उसको कोरोना वैक्सीन की जरूरत पड़ गई, तो कोरोना वैक्सीन का ढेर सारा उत्पादन भारत में हो रहा है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया और बड़ी प्रशंसा की कि आपके यहाँ जो है कम से कम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है आपके देश में, अच्छा है, कृषि कानून भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये है वो है, बस आप ये करिए कि कोरोना वैक्सीन जो है हमारे यहाँ भी भेज दीजिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ के लोग भी क्या हो जाए, इससे वैक्सीनेटेड हो जाए। तो मोदी जी ने इस नाजुक वक्त को समझा जो है, कहा ठीक है कोरोना वैक्सीन हम जरूर भेजेंगे, कम से कम इसी बहाने आप जो है कुछ भारत के पक्ष में तो हो जाए। तो एक मुद्दा बनता है कनाडा के बारे में, थोड़ा सा कनाडा के बारे में जरूरी है जानना, किसका लोकेशन कहाँ है, या किस महाद्वीप में है, संविधान और भारत के संविधान और कनाडा के संविधान में क्या समानता है। तो प्रश्न जो बना है कनाडा की राजधानी क्या है, इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर आप मैप में जाना चाहें, अगर ये मैप है तो आप किधर जाए कि कनाडा मिल जाए, तो मैप में आप जो है जाएं उत्तर अमेरिका की तरफ। कहाँ जाएं, उत्तर अमेरिका की तरफ जाएं, क्योंकि कनाडा जो है उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के ठीक ऊपर में क्या है, कनाडा की अवस्थिति है। ठीक ऊपर करने का मतलब ठीक उत्तर में, ठीक है ना। यानी यूएसए के ठीक नॉर्थ में कौन सा है, कनाडा है। कनाडा का आप अगर क्षेत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि कनाडा का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैप नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रसिया। जानते हैं ना, क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रसिया। रसिया के बाद अगर किसी देश का क्षेत्रफल बड़ा है तो वो कौन सा है, वो है कनाडा, ठीक है ना। कनाडा की अवस्थिति कहाँ है, कनाडा जो है उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप तो जो है अमेरिकी महाद्वीप के नाम से दो महाद्वीप हैं, उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक। और कनाडा में जो है झीलें वगैरह काफ़ी है। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, ओटावा। टोरंटो दिख रहा होगा, लेकिन टोरंटो को आप सही विकल्प में लगाइएगा। टोरंटो वहाँ का एक बहुत फेमस शहर है, लेकिन राजधानी है क्या, ओटावा। 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया है कनाडा की राजधानी को लेकर के, तो ध्यान दे लीजिएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये आपने लोकेशन तो देख ही लिया कि कनाडा जो है उत्तरी महाद्वीप का एक देश है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो भारत और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या समानता है, भारत और कनाडा के संविधान में क्या समानताएं हैं। एक तो समानता यह है कि दोनों में संघात्मक सरकारें हैं, ठीक है ना। कैसी सरकारें हैं, संघात्मक सरकारें हैं। भारत में तो जो है गणतंत्र है, गणतंत्र कहने का मतलब यहाँ का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो चुना जाता है, इलेक्टेड होता है। लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहाँ जो है एक राजा होते हैं, ठीक है ना। और भारत और क्या, कनाडा, भारत और कनाडा दोनों में अगर राज्य और केंद्र दोनों के संबंधों में आप जाएंगे, राज्य और केंद्र जिसको कहते हैं फेडरल व्यवस्था, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फेडरल व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है बिल्कुल कनाडा से मिलती जुलती है, क्योंकि भारत में भी राज्य और केंद्र दोनों की एक साथ सरकारें चलती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार को ज्यादा जो है अधिकार मिले हुए हैं। संविधान ने जो है केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया हुआ है, ज्यादा विषयों पर शासन करने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार कनाडा में भी क्या है, सशक्त केंद्र है, ठीक है ना, सशक्त केंद्र है, ठीक। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज क्या है और उस पर प्रश्न क्या बना है। अगली न्यूज है दैनिक जागरण में आई है, गगनयान तो महज शुरुआत है, अंतरिक्ष को लेकर
भारत की योजना जानकर रह जाएंगे हैरान आप। तो अब प्रश्न बन जाता है गगनयान क्या है, गगनयान कौन संचालित कर रहा है, काम क्या है। चंद्रयान मंगलयान तो हमने सुन लिया था ना। चंद्रयान को आपने सुना होगा कि भारत का एक यान जो है चंद्रमा पर गया था, चंद्रमा से संबंधित भारत के 2 यान जा चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। मंगलयान भी आपने जान लिया कि मंगलयान पर भी जो है भारत का एक इसरो का जो है एक विमान गया था, जिसमें एक तो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर जो है क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, क्योंकि वो लैंड नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। लेकिन मंगल ग्रह की कक्षा में एक भारतीय उपग्रह अभी भी काम कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद भारत ने एक मिशन का लक्ष्य रखा है, वो है गगनयान। गगनयान 2020 में ही किसी मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने की बात थी, ठीक है ना। अंतरिक्ष में, किसी ग्रहों पे नहीं, किसी उपग्रह पे नहीं, मात्र अंतरिक्ष में, ठीक है ना। ये कारनामा जो रसिया और अमेरिका बहुत पहले कर चुके हैं, 60s के दशक में कर चुके हैं, उसे जो है भारत अब ट्राई कर रहा है। लेकिन यह भी बहुत खतरनाक काम है, किसी मानव को सफलतापूर्वक कहाँ ले जाना, अंतरिक्ष में ले जाना और उसको फिर वापस ले आना। ले जाना तो ठीक है, ले गए टांग के चले आए, लेकिन वापस ले आने में बड़ी कठिनाई है, ठीक है ना। तो ये जो 2020 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना थी, कोरोना वायरस के कारण जो है एक्सटेंड कर दी गई है। अब यह जो है 2022 तक क्या लक्ष्य रखा गया है कि अंतरिक्ष में भारत क्या करेगा, मानव भेज देगा। गगनयान किससे संबंधित है, अंतरिक्ष में मानव भेजने से संबंधित मिशन है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। गगनयान कौन सा मिशन है, अंतरिक्ष में मानव भेजने से संबंधित मिशन है। ये ऑप्शन नहीं है कि भारत बृहस्पति पर जाएगा, अभी बृहस्पति पर भारत का कोई भी मिशन काम नहीं कर रहा है। मंगल ग्रह की मिट्टी लाने की भी अभी भारत की योजना होगी, लेकिन गगनयान से संबंधित नहीं है। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने का जो यान था वो था मंगलयान। कौन सा था, मंगलयान। और मंगलयान फर्स्ट क्या था, वो असफल हो गया था। किस उद्देश्य में, क्योंकि वह लैंडिंग ठीक से नहीं कर पाया था। लेकिन मंगलयान आधा सफल भी इसलिए है क्योंकि वहां का जो ऑर्बिटर है वह अभी भी काम कर रहा है, ठीक है ना। और आने वाले समय में इसरो की एक महत्वपूर्ण योजना और भी है। ये सब जो मिशन है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उसी के निर्देशन में होता है, ठीक है ना, चंद्रयान मंगलयान। तो इसरो की 2 प्रमुख योजनाएं और 2-3 योजनाएं और जो इस समय चल रही है उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक तो गगनयान है, ठीक ना। गगनयान का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजा जाए। दूसरा है मंगलयान 2 को लेकर के है। मंगलयान 2 क्या करेगा, वही काम करेगा जो मंगलयान 1 करने में असफल रहा, मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक आदित्य L1 का मिशन चल रहा है। आदित्य आप जानते होंगे, अगर थोड़ा सा भी पर्यावरणीय हिंदी में पढ़े होंगे तो आदित्य का मतलब सूरज से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ न कुछ संबंध किससे है, सूरज से संबंधित है। तो एक मिशन भारत का जाएगा सूरज की कोरोना का अध्ययन करने में। सूरज का जो बाहरी क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोरोना, सॉरी बाहरी नहीं, ये जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। कोरोना के स्टडी के लिए जो है भारत का एक मिशन जाएगा जिसका नाम क्या है, आदित्य L1, ठीक। एक और मिशन प्रस्तावित है, वो है शुक्रयान। शुक्र ग्रह को आप जानते हैं भारत की सिस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। भारत की क्या कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है, इसको ट्विन कहते हैं, क्योंकि आकार और आकृति में जो है शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के क्या है, समतुल्य है। तो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए एक शुक्रयान भी जो है क्या है, प्रस्तावित है इसरो के मिशन में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला और क्या प्रश्न बनता है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग जान लेंगे कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सोलर अलायंस का मतलब सौर संगठन है। सौर संगठन कहने का मतलब ये है कि ऐसे देश जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती हो, ठीक है ना, सूर्य की क्या हो, पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। देखिए इस समय जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत वार्ता चल रही है, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत वार्ता चल रही है, जिसमें पूरे देश के जो है वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों के दहन से बहुत ही ज्यादा जो है
पर्यावरण दूषित होता है, ठीक है ना, पर्यावरण क्या होता है, दूषित होता है, यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब का जो है प्रयोग कम से कम कर दिया जाए। और नवीकरणीय ऊर्जा जो है, जो प्रकृति में बिना किसी पर्यावरण दूषित करने पर ही उपलब्ध है, उनका जो है अधिक से मात्रा में प्रयोग किया जाए। उसमें जो सबसे फिट बैठता है वो होता है कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग व्यापक तौर पर करें, ठीक है ना। तो अभी विश्व के सारे देश जितना उनको सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, मतलब सौर ऊर्जा का जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का पूरा लाभ जो है विश्व के सारे देश नहीं उठा पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इसको देखा, समझा और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कम से कम एटलीस्ट वो देश जो, ये अगर आप थोड़ा सा भारत की तरफ ले चलें तो आप देखेंगे ये है भारत ग्लोब पर, ठीक है ना, ये है भारत की यूनिवर्सिटी, ये, ठीक है ना। भूगोल में आप जानते होंगे कि ये जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती हो, विभक्त करती हो, कैसे, ईस्ट से वेस्ट में, तो वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। इससे ठीक ऊपर और इससे ठीक नीचे कितना, 23.5 अंश, ठीक है ना, 23.5 अंश ठीक नॉर्थ और 23.5 अंश ठीक साउथ, ठीक है ना। दो और रेखाएं हैं, इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा और इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। सूरज की जो पर्याप्त रोशनी है, अगर यहां सन है तो सूरज की जो पर्याप्त रोशनी है एटलीस्ट साल के काफी वर्षों में ये इस क्षेत्र पर पड़ने वाले देशों को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में पड़ते हैं, उनको लगभग साल भर सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती रहती है। यानी वहां जो है सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग किए जाने की अपार संभावना है। इसको ध्यान देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही ISA का जो है प्रस्ताव रखा, ठीक है ना, ISA का प्रस्ताव रखा। और जब पेरिस क्लाइमेट एक्शन चल रहा था, पेरिस क्लाइमेट एक्शन कहने का मतलब पेरिस में जब जलवायु परिवर्तन संवेदन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक चल रही थी, तो वहीं उन्होंने जो है फ्रांस के साथ मिल करके ISA का कॉन्सेप्ट रखा। यानी ISA के फाउंडर नेशन जो है वो है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस दोनों ने मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। हिंदी नाम है उसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की। उद्देश्य यह है कि हमें जो है मिल करके, विश्व के सारे देशों को मिल करके ऐसी टेक्नोलॉजी पर प्रयास करना है जिससे सौर ऊर्जा सस्ती से सस्ती हो सके। मतलब ऐसे यंत्र बनाने हैं जिसमें जो है खर्च बहुत कम आए और हम सरलतापूर्वक जो है सूर्य के पोटेंशियल को, सूर्य की ऊर्जा को क्या कर सके, टैप कर सके, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है, क्योंकि भारत उसका मुख्य देश रहा है, तो उसका मुख्यालय बनाया गया है गुरुग्राम में, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभी पिछले वर्ष PCS में पूछा भी गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, ठीक है ना। ये इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं। नया महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर जी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं, डॉक्टर अजय माथुर जी। चलिए इन सारे प्रश्नों के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस करंट अफेयर सीरीज का लाभ मिल सके। बहुत ही अच्छी क्लास चलती हैं, आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, न्यूज से संबंधित डीप एनालिसिस करते हैं, तो उनको भी, अपने मित्रों को भी इस क्लास का आनंद जरूर दीजिए। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा इस ऐप का लिंक, कोचिंग जंक्शन का लिंक, उस पर सेलेक्ट करते ही आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे उस लिंक पर और ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी UPSI की जब बैच चल रही है उसमें एडमिशन ले लीजिए अगर आप UPSI की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो। अगर आप UPTET या सुपर TET की तैयारी करना चाहते हैं या आपके मित्र तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग जंक्शन से बेहतर विकल्प उनके पास और कोई नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए या इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा www.coaching.in पर, KOCHING.in पर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।